नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आप सब लोगों ने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया होगा कि बचपन में बच्चा जब संकट में आता है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो भागकर माँ की गोद में छिप जाता है। क्यों छिप जाता है? उसे लगता है कि उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह यही है। यहाँ वो किसी से भी मुकाबला कर सकता है, यहाँ उसको कोई खतरा नहीं है, यहाँ उस माँ के आंचल की छाँव है जो उसको बचा लेगी। और यहाँ पर वो बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करने के लिए तैयार है। यहाँ उसे कोई हरा नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये एहसास जो है बच्चे के मन में होता है जब वो माँ की गोद में आकर छिपता है। कांग्रेस पार्टी की हालत आजकल वैसी ही हो गई है। कांग्रेस का अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है। आज़ादी के आंदोलन की वारिस पार्टी रही है। ये अलग बात है कि आज़ादी से पहले वो पार्टी नहीं थी, एक मंच था। बाद में इसको पार्टी में बदला गया राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, लेकिन वो मुद्दा अलग है। तो वो अतीत जो है उसका मुकाबला करने वाली कोई पार्टी नहीं है देश में। जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो इतिहास रहा है, आज़ादी के आंदोलन में उनका जो योगदान रहा है, उन सब का मुकाबला करने वाली कोई पार्टी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी वर्तमान की समस्याओं से, वर्तमान के सवालों से, वर्तमान की चुनौतियों से भागने के लिए, छिपने के लिए जब कोई जवाब नहीं होता है तो वो अतीत की गोद में चली जाती है लगातार। क्योंकि जैसे ही अतीत से निकलकर वर्तमान में आने की कोशिश करती है, उसे बड़ा 1000 वोल्ट के करंट का झटका लगता है, बल्कि कहें कि उससे ज़्यादा तेज़ झटका लगता है। आप शुरुआत कीजिए देश का विभाजन और आज़ादी। जैसे ही उस समय वर्तमान की बात वो करती, उस वर्तमान में आते ही लाखों लोगों का कत्ल हुआ, करोड़ों लोग दरबदर हो गए। और ये सब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की देखरेख में हुआ, उनकी जानकारी में हुआ, उनके होते हुए हुआ। उसको वो रोकने में नाकाम रहे, ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। इसलिए कांग्रेस उसकी कभी बात नहीं करती। कांग्रेस उस घटना का कभी जिक्र नहीं करती। कांग्रेस जो है 1946 के अगस्त 1946 के कलकत्ता के डायरेक्ट एक्शन डे की कभी, या जिसको ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स कहते हैं, उसका जिक्र कभी आपको करती हुई नहीं मिलेगी। उसके बारे में चर्चा ही नहीं करेगी। अब वहाँ से निकलती है कांग्रेस, ज़रा सा आगे बढ़ती है तो 1947-48 आता है और आधा कश्मीर पाकिस्तान कब्जा कर ले जाता है। पाकिस्तान से बड़ी फ़ौज होते हुए भी, पाकिस्तान से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन होते हुए भी कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया और हम उसको वापस नहीं ले पाए आज तक। उसका क्या नुकसान हुआ वो जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो कुछ गिलगिट बाल्टिस्तान के जाने से हुआ है वो तो अपूरणीय क्षति है। स्ट्रेटेजिक मामले में हमको इतना पीछे धकेल दिया उसने। वो इलाका आज हमारे पास होता तो चीन की कोई हिम्मत ना होती, बहुत कुछ बदल गया होता। एक दिन बात करूंगा गिलगिट पाकिस्तान की भी, हो सकता है इसी रविवार को ही बात करूं कि उसका क्या क्या असर हुआ हमारे देश पर, आज तक क्या असर हो रहा है। उससे आगे कांग्रेस बढ़ती है तो फिर आता है 1962 चीन से युद्ध। हज़ारों वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा हो गया चीन का, आज तक नहीं छुड़ा पाए। आज तक वो विवाद बना हुआ विवाद जो है नासूर बन गया है। फ़ौजें जो है पिछले 2 साल से सीमा पर डटी हुई हैं लद्दाख में, सिर्फ इसलिए कि 1962 में हमने वो हिस्सा, बड़ा हिस्सा चीन के कब्ज़े में जाने दिया। और वो उसके लिए दोषी सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की नीतियाँ और उनकी नीयत थी, जिसकी वजह से 1962 का युद्ध हम हारे। उससे आगे बढ़ती है कांग्रेस पार्टी, वर्तमान में फिर आने की कोशिश करती है निकलकर, तो फिर इमरजेंसी आ जाती है 1975 की, जब देश में सबके संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, जीने का अधिकार, ये सब सस्पेंड कर दिया गया। संविधान को सस्पेंड कर दिया गया। किसी के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं रह गया। विपक्ष जितना विरोधी दल थे, जितने विपक्षी दल थे, उन सब के नेताओं को जेल में ठूस दिया गया बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी वाद के, बिना किसी एफआईआर के। और जो ये तांडव चला इमरजेंसी का, वो इस देश के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है, काले दिवस के रूप में याद किया जाता है।
वो स्थिति कभी ना आए इसकी कोशिश होती रहती है। अब उससे आगे देखिए कांग्रेस चलती है, जैसे ही वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो सिखों का नरसंहार आ जाता है। दुनिया में आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, किसी भी नरसंहार का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि हज़ारों लोग मार दिए जाएं, जिंदा जला दिए जाएं देश की राजधानी में, और पुलिस लाठी तक न उठाए, चलाना तो दूर है, लाठी उठाई भी नहीं, कोई एफआईआर दर्ज न हो और कोई अदालत उसका कॉग्निजेंस न ले। ये कल्पनातीत था जो इस देश में हुआ, देखा लोगों ने, आंखों देखी है। आज मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं या उससे थोड़ा पहले के लोग हैं और या थोड़ा बाद के लोग हैं, उन सब ने वो दौर देखा है। और उसके बाद इतने बड़े नरसंहार के बाद हिम्मत देखिए कांग्रेस पार्टी की कि 1984 दिसंबर 1984 के लोकसभा इलेक्शन में पूरे पेज के विज्ञापन दिए गए, जिसमें दिखाया गया कि एक सिख टैक्सी ड्राइवर है, पूछा गया कि क्या आप इसमें जाना सुरक्षित महसूस करते हैं। इस तरह से बंटवारा करने की कोशिश हुई, इस तरह की सांप्रदायिकता चलाने की कोशिश हुई और कामयाब कोशिश हुई। कांग्रेस को 400 से ज़्यादा सीटें मिली। वहाँ से निकलती है अब कांग्रेस पार्टी कैसे बोले किसी दंगे पर, किसी सांप्रदायिक घटना पर, तब वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो फिर इंतज़ार कर रहा था जो पक रहा था नेहरू के ज़माने से भ्रष्टाचार की खिचड़ी जो पक रही थी वो तैयार हो जाती है, बोफोर्स के रूप में सामने आती है। बोफोर्स के कांड में पहली बार परिवार का कोई जो है व्यक्ति वो घेरे में आया, सीधे राजीव गांधी पर आरोप लगा। उसके अलावा जो निकला दलाली लेने वाला, वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी का रिश्तेदार निकला, क्वात्रो की। वहाँ से भी निकलना मुश्किल था। तो वहाँ से आप देखिए जो गिरावट शुरू हुई है कांग्रेस पार्टी की, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और वहाँ से फिर आगे की बात करें तो फिर तो आप वर्तमान में आ जाएंगे आप लगभग वर्तमान में 10 साल का भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के शासन का स्वर्ण काल था। भारत में इतने बड़े पैमाने पर और इतने धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं। उसी का नतीजा हुआ कि भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी दोनों पर्यायवाची बन गए। दोनों में लोगों को अब फर्क नहीं नज़र आता। आप भ्रष्टाचार की बात कीजिए, छवि जो है सामने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की आती है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की बात कीजिए, छवि भ्रष्टाचार की आती है। अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर ये चल रहा था। लेकिन आज बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी से आप जब भी वर्तमान का कोई सवाल पूछेंगे तो भागकर अतीत में जाएगी। आप कहेंगे कि भाई हर घर तिरंगा की अपील की है इस अभियान को चलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद जो है देश के उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा सांसदों की निकलनी थी। हर पार्टी के सांसद को उसके लिए न्योता दिया गया, बुलाया गया। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं गई? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी कहेगी डॉक्टर हेगडेवार ने ये तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था। आप उनसे पूछिए कि आप तो अपने को दावा करते हैं कि वो पार्टी हैं जो आज़ादी के आंदोलन की वारिस है, तो आपके मन में ये बात क्यों नहीं आई कि इस तरह की कोई यात्रा होनी चाहिए, हर घर तिरंगा का अभियान होना चाहिए? तो वो कहेंगे 2002 में बीजेपी की सरकार थी, उसने जो है नेशनल फ्लैग का जो कोड है उसमें परिवर्तन कर दिया और कहा कि खादी के अलावा भी दूसरे पदार्थों से, दूसरी चीज़ों से भी तिरंगा बनाया जा सकता है, तो पॉलिएस्टर लाइए खादी के विरोध में। उनसे पूछिए कि 2002 के बाद तो 2004 आता है ना, 2004 से 2014 तक आप रहे सरकार में, बदल क्यों नहीं दिया? अगर आप ये मानते हैं कि वो ख़राब था तो बदल देना चाहिए था, क्यों नहीं बदला? इसका कोई जवाब नहीं। फिर वो कहेंगे कि वो आरएसएस अपने हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं फहराती थी, 50 साल नहीं फहराया, 52 साल नहीं फहराया। उनसे सवाल कीजिए कि भाई उस जो पहले नेशनल फ्लैग का कोड था उसके मुताबिक 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के अलावा आप कहीं भी झंडा नहीं फहरा सकते थे सरकारी संस्थानों के अलावा। तो उस जाहिर है कि उस समय नहीं फहराया जाएगा।
लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं होते। वो कि उन्होंने किताब में अपनी, गुरु गोलवलकर ने जो है झंडे के बारे में ऐसा लिखा है, कभी वर्तमान का सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं देगी। आप आज की तारीख में उनसे पूछिए जो चल रहा है कि नेशनल हेराल्ड में इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया। नेशनल हेराल्ड जो है उसको जवाहरलाल नेहरू ने उस समय चलाया जब अंग्रेज़ों से देश लड़ रहा था, उनके खिलाफ निकाल कर चलाया, चलता रहा। जब आप सत्ता में आ गए, सरकार में आ गए, पूरे देश का शासन आपके हाथ में था, तो आप क्यों नहीं चला पाए? क्यों बंद करने की नौबत आ गई? और संकट में था तो उसको 90 करोड़ का कर्ज दिया आपने, बड़ी अच्छी बात है, कर्ज दिया। आपको मालूम था कि लौटा नहीं पाएंगे, तो अगर संकट में था, पैसे की ज़रूरत थी, तो आप उनको उनके एसेट्स के खिलाफ, जो कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL, उसके नाम पर उसके एसेट्स को गिरवी रख कर कर्ज ले सकते थे। वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसकी योजना अलग थी। योजना ये थी कि जब कर्ज दे दिया 90 करोड़ का, तब लगा कि इसको भी हथिया लो। तो क्या किया? 90 करोड़ का कर्ज देने के बाद एक नई कंपनी बनाई, यंग इंडिया लिमिटेड, और 90 करोड़ का कर्ज कह दिया नेशनल हेराल्ड ने, हम तो लौटा नहीं सकते। तो 90 करोड़ के कर्ज के बदले में नई कंपनी ने नेशनल हेराल्ड के सारे शेयर 100% ले लिए, ट्रांसफ़र हो गए। उसमें से 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम हो गया। 12% उनके जो सेवक हैं, मोतीलाल वोरा थे, मतलब अब तो दुनिया में नहीं है, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के नाम हो गया, यानी 100% परिवार के पास आ गया। जब परिवार के पास 100% आ गया, तो आपने कहा कि 90 करोड़ का कर्ज माफ़ करते हैं। पहले क्यों नहीं माफ़ किया था? अब 50 लाख देकर 2000 से 5000 करोड़ के एसेट्स का जो है अनुमान है। आप सरकार में थे, जगह जगह पर आपने अलग अलग शहरों में सस्ते रेट पर ज़मीन दी नेशनल हेराल्ड के नाम पर। अभी मध्य प्रदेश में जांच शुरू हो गई है कि जो ज़मीन दी गई थी 1981 में, सस्ती दरों पर दी गई थी, लगभग मुफ्त दी गई थी, उस पर दुकानें बन गई हैं, बिक गई हैं या किराए पर हैं, तो उसका पैसा कौन लेता है? उसका लैंड यूज़ कैसे चेंज हो गया? इसके अलावा पंचकुला में ईडी ने उस ज़मीन को जब्त कर लिया। मुंबई के जो है बांद्रा में बड़ी प्राइम लोकेशन की ज़मीन है। तो ये जो अखबार था, आज़ादी के आंदोलन का अखबार था, उसकी कंपनी को आपने रियल एस्टेट में बदल दिया, और रियल एस्टेट में बदलकर उसको हथिया लिया। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है, जिसको अभी 2 दिन पहले जो है सील किया है ईडी ने। उसमें तमाम दफ्तर चल रहे हैं, किराए पर दिए गए हैं, अलग अलग कंपनियों को दिए गए हैं। उसका जो किराया आता है उस किसके पास जाता है? आप कह रहे हैं कोई ट्रांजैक्शन इसमें होता ही नहीं है, कोई पैसा आता ही नहीं है, तो ये किराया किसके पास जाता है? ये सारे सवाल हैं, आप पूछिए तो उसका जवाब नहीं आता। उसका जवाब ये आता है कि आप नेहरू जी का अपमान कर रहे हैं, आप आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई का अपमान कर रहे हैं। इसको अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार बनाकर जवाहरलाल नेहरू और उनके साथी लड़े। आप उस अखबार की विरासत को जो है गाली दे रहे हैं। वो एक बार भी नहीं बताएंगे कि ये घोटाला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। हाँ, ज़िम्मेदार कौन है ये तो बताया, उनका इस सब के लिए ज़िम्मेदार सिर्फ मोतीलाल वोरा है। तो आप कांग्रेस से एक एक करके आज के वर्तमान परिस्थितियों के बारे में पूछिए, तो उनके पास कोई किसी सवाल का जवाब नहीं है सिवाय अतीत का बखान करने के। वो जो अतीत का बखान है, वो करने का भी अधिकार वो खो चुके हैं। ये जो आज नेता दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन के जितने नायक थे, उनमें से गांधी परिवार और महात्मा गांधी को छोड़कर सबको छोड़ दिया, भुला दिया। बीजेपी जिस पर आरोप लगाते हैं सुबह दोपहर शाम कि इनका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, उसने इन नायकों को अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि उसने माना कि ये राष्ट्रीय नायक हैं, किसी एक पार्टी की धरोहर या किसी एक पार्टी की बपौती नहीं है। ये इन्होंने राष्ट्र के लिए त्याग किया, बलिदान किया, आज़ादी का आंदोलन लड़े, किसी पार्टी या किसी परिवार के लिए नहीं। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवार तक सिमट गई है। गांधी को उसने, भले ही गांधी को छोड़ ना पा रही, वो मजबूरी है, लेकिन गांधी की नीतियों को तो आज़ादी के बाद ही छोड़ दिया था। जवाहरलाल नेहरू के समय ही
गांधी की सारी नीतियों को, उनकी विचारधारा को तिलांजलि दे दी थी। हालांकि गांधी का इस्तेमाल जरूर कांग्रेस तब भी करती रही, आज भी करती है, लेकिन गांधी से भी वो दूर जा रही है। अब लगता है कि गांधी को भी बीजेपी ने अपना लिया, सरदार पटेल को अपना लिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना लिया, मदन मोहन मालवीय को, जितने नाम लेते जाइए आज़ादी के आंदोलन के दौरान के लोगों का, सब आज उनकी जयंती हो, उनकी पुण्यतिथि हो, उनकी नीतियां हो, उनके कार्यक्रम हो, उनके बारे में बताने, जानने, उनका प्रचार प्रसार करने और उनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथि मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस ने पकड़ कर रखा, जैसे बंदर अपने बच्चे को पकड़ कर रखता है, वैसे सिर्फ गांधी परिवार को। ये जो कुछ हुआ आज़ादी के आंदोलन में, जो भी त्याग बलिदान हुआ, सिर्फ इस परिवार ने किया है, इसके अलावा कोई नहीं। आज सड़क पर कांग्रेस पार्टी है तो इसलिए नहीं है कि उसे कोई डेमोक्रेसी की, महंगाई की, बेरोजगारी की, इन मुद्दों की चिंता है। 8 साल से सरकार चल रही है और इन मुद्दों पर कांग्रेस आरोप लगाती रही है, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए। ज़मीन पर कभी नहीं उतरी, सड़क पर कभी नहीं आई। संसद में जब संसद का सत्र चलता है तो वहाँ घेरने की बजाय संसद नहीं चलने देती है। जब संसद बंद हो जाती है तो सोशल मीडिया से जो है बयान जारी करते हैं। अभी सड़क पर उतरे हैं क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ईडी जो है पूछताछ कर रही है कि हमसे पूछताछ करने की हिम्मत कैसे हुई। कुल मिलाकर भाव ये है और कमिटमेंट का आलम ये है कि आज जो प्रदर्शन हो रहा था 5 अगस्त को, प्रदर्शन का समय शुरू हुआ, उसी समय पानी बरसने लगा, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और वहाँ अंदर विचार विमर्श चल रहा था कि अब क्या करें, कैसे बाहर निकलें, पानी बरस रहा है बाहर। तो इतने बड़े लड़ाके हैं। असल में ये सब सुविधा भोगी हैं, आदत हो गई है सुविधाओं की। सुविधा के बिना जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए जो हालत होती है, वही सत्ता से, सुविधा से बाहर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कर दीजिए, उनकी ये हालत हो जाती है। राहुल गांधी आज बड़ा ज़ोर शोर से चिल्ला रहे थे और चुनौती दे रहे थे कि मुझे गिरफ्तार कर ले। उनको मालूम है कि गिरफ्तारी तो होनी ही है। राहुल गांधी गिरफ्तारी से बच नहीं सकते। सवाल ये नहीं है कि वो गिरफ्तार होंगे या नहीं, सवाल सिर्फ इतना है कि कब होंगे, कितने दिन में होंगे। उसके अलावा कोई सवाल नहीं है इस बारे में। सोनिया गांधी के बारे में मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, इसलिए नहीं कि वो निर्दोष हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी बीमारी की वजह से सरकार शायद ये जोखिम न लेना चाहे। अगर उनको ईडी की कस्टडी में कुछ हो जाता है या जेल में कुछ हो जाता है तो उसका नुकसान हो सकता है, पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। सिर्फ यही कंसिडरेशन सोनिया गांधी को जेल जाने से बचा सकता है। अब ये कंसिडरेशन सरकार के सामने रहेगा नहीं रहेगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक केस आगे बढ़ रहा है, अब ईडी को कुछ नए हवाला के मामले मिले, तो ये पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसमें बचना, जो भी जिसके खिलाफ सबूत मिल गए, मनी ट्रेल मिल गई, उसके लिए बचना संभव नहीं है। और जिस तरह के जवाब दिए हैं सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, उसको देखते हुए तो और बचने की गुंजाइश नहीं है। तो सवाल है कब होगा या नहीं होगा का सवाल नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी, उसके आज की तारीख में जो कांग्रेस है, सोनिया कांग्रेस जिसको कहा जाना चाहिए, वो आज़ादी के विरासत की पार्टी नहीं है। वो उस विरासत को कब का छोड़ चुकी है। वो उसे तभी याद करती है जब वर्तमान में उस पर हमला होता है, चुनौती सामने आती है, तो उस चुनौती से भागने के लिए उसका इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है आज की कांग्रेस का। तो राहुल गांधी की ये जो बहादुरी है, जिस दिन ईडी गिरफ्तार करेगी उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। उनको आदत नहीं है जेल में रहने की। जेल में जिस दिन रहना पड़ा, वो देखिए ना संजय राउत को, राहुल गांधी से तो बहुत छोटे हैं, वो तो ख़ानदानी रईस भी नहीं है राहुल गांधी की तरह। 2 दिन में अदालत में शिकायत की कि हमको ऐसे कमरे में रखा है जहाँ खिड़की नहीं है। ईडी ने कहा कि भाई इनका कमरा एयर कंडीशनड है, तो अब कह रहे हैं कि हमको जो है बीमारी है कई, हम एयर कंडीशन में हम नहीं रह सकते। तो इस तरह की शिकायतें हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ेंगे, ये कह रहे हैं कि हम जनतंत्र को बचाने निकले हैं।
अरे ये आप अपनी सुख सुविधा को बचाने निकले हैं, उससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं है। आज सरकार कह दे कि ये केस ख़त्म, आज देखिए उसके बाद सड़क पर एक कार्यकर्ता नहीं दिखाई देगा कांग्रेस पार्टी का। लेकिन मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये कानून की चक्की देर से पीसती है लेकिन बड़ा महीन पीसती है। तो वो समय आ गया है, कानून की चक्की में बहुत से लोगों के पिसने का समय आ गया है। इसीलिए बिलबिलाहट है, इसीलिए ये बौखलाहट है, और ये आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।